अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9709 ए लेवल मैथ्स मैकेनिक्स पेपर 4 वेरिएंट 2 May June 2024. This paper is of 1 hour 15 minutes. Total marks for this paper is 50 marks. Let's start the paper. देखो, in question number 1 it says a cyclist and a bicycle have a total mass of 72 kg. The cyclist rides along the horizontal road against a total resistance force of 28 Newton. So this one is a resistance force of 28 Newton. Find the total work done by the cyclist to increase his speed from 8 meter per second to 16 meter per second while driving a distance of 100 meter. ठीक है ना? तो 100 मीटर ट्रैवलिंग है, और फ्रिक्शनल फोर्स है लेफ्ट साइड. ऑब्वियसली मैं राइट साइड जा रहा हूं तो लेफ्ट साइड फ्रिक्शनल फोर्स होगी, दैट इज 28 न्यूटन. ठीक है ना? अ साइक्लिस्ट एंड द बाइसाइकिल ये राइट साइड जा रहे हैं ना. दिस इज द कंडीशन. तो देखो बेटा, अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हो, तो देखो आपने वेलोसिटी इंक्रीज करनी है 8 से 16 पर. यार फाइनल वेलोसिटी should be 16. Initial value is 8. Acceleration is what we don't know. S is 100. So from here you will get the value of A, which is 0.96 meter per second square. आप इस acceleration से move कर रहे हैं. आप देखो नेट फोर्स यानी ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस फोर्स बराबर होगा एम ए के. ठीक है ना? ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स तो बेटा हमारे पास 28 है, 0.96 is the acceleration. What is the mass? Mass is 72 kg. दोनों का मिलाकर मास कितना है? 72. From here you will get the driving force. Driving force is 97.12 Newton. और वर्क डन निकालना है बाय द ड्राइविंग फोर्स. तो देखो ड्राइविंग फोर्स इनटू डिस्टेंस, 97.12 मल्टीप्लाई बाय 100. That will be your work done by the driving force, work done by the cyclist, right? In order to increase the speed from 8 to 16. Okay, moving on to the question number 2. It says a particle P moves in a straight line at t seconds after leaving point O on the line. P has a velocity of v meter per second. V is written like this. ये आपके पास v आ रहा है. Velocity का function दे दिया. Find a set of values of t for which the acceleration of the particle is positive. Acceleration of the particle is positive. अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? This one is a velocity function ना. तो acceleration is positive. आपने dv over dt find out करा, which is acceleration, right? This is your acceleration. अब आप मुझे एक बात बताएं कि वेलोसिटी 44t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 44 ये देगा -12t, 36 का डेरिवेटिव 0 हो गया. ठीक है ना? वी जस्ट गॉट द डेरिवेटिव ओवर हियर. अब जैसे मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, व्हिच मींस दिस वन इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, यानी 44 - 12t इज ग्रेटर देन 0. तो 44 इज ग्रेटर देन 12t हो गया. 44 डिवाइड बाय 12, ये t आ गया आपके पास यहां से. तो t इज लेस देन, ये आ रहा है 4 11s एंड 4 3s. t इज लेस देन आ रहा है. इसको करते हैं t इज लेस देन 11/3. या आप इसको यूं भी लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है. राइट? एनी प्रॉब्लम? अब देखो, दे आर आस्किंग यू फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ t एट विच द p रिटर्न्स टू o.
अब देखो P रिटर्न्स टू O का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी ना, ये P लीविंग O एंड रिटर्न्स टू O, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी जीरो, इससे मुझे अंदाजा हो गया। फाइंड टू वैल्यूज ऑफ T, तो मैंने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट निकाली यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू T, मैंने इनको इंटीग्रेट करा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एड ऑन द पावर डिवाइड बाय द पावर, एड ऑन द पावर डिवाइड बाय द पावर, थर्टी सिक्स टी प्लस सी हो गया। अब देखो सिंप्लीफाई करूंगा, आई विल गेट द डिस्प्लेसमेंट 22t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, 36t प्लस सी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब देखो टाइम t इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो होगी ना, क्योंकि आप ओ पॉइंट पर ही हो, तो आप जीरो यहां पर रखोगे ना, और t की वैल्यू जीरो रखोगे तो c की वैल्यू जीरो ही आ रही है, c की वैल्यू जीरो ही आएगी। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या बन गया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बन गया। अब मुझे इधर से t की वैल्यू निकालनी है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मैंने डिस्प्लेसमेंट जीरो रखी क्योंकि यार रिटर्न्स टू ओ हो गया वापस से, तो यहां पर t जीरो रखा, यहां पर t कॉमन आ रहा था, ये हो गया 22t माइनस टी स्क्वायर माइनस 36, आइदर t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, माइनस तमाम टर्म्स में करवा दिया, टी स्क्वायर माइनस 22 प्लस 36। अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें एंड गेट द वैल्यू ऑफ टी, अगर आप टी की वैल्यू मालूम करोगे यहां से 2 आ रही है और 9 आ रही है, तो फाइंड टू वैल्यूज ऑफ टी निकल कर आ गई। So this is your answer, not t equal to 0 is not your answer. These are your answers. Right? Okay, in this question, they're asking you four coplanar forces of magnitude P Newton, 10 Newton, 16 Newton, and 2 Newton x at a point in the direction shown in the diagram. It is given that the forces are in equilibrium. Find a value of theta in P. अब देखो यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट फोर्सेस है ना, इनको इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लेफ्ट राइट फोर्सेस अपर डाउन फोर्सेस बराबर होंगी, तो हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स बना लेना डायग्राम में यहाँ पर। 10 cos 25, 10 sin 25, ठीक है, इधर भी बना लिया 2 cos 40, 2 sin 40, इधर भी बना लिया 16, दिस विल बी cos थीटा, यहां पर एंगल भी बन रहा है ना, दिस विल बी sin थीटा, 16 sin थीटा। तो अगर आप देखो गौर से तो लेफ्ट राइट फोर्सेस क्या है, 2 cos 40, 16 sin थीटा, 10 cos 25। यहां से बेटा आपके पास sin थीटा को सब्जेक्ट बना लो, 10 cos 25 minus 2 cos 40 divided by 16, take the inverse, डायरेक्ट इनवर्स ले लें आप, पूरी वैल्यूज पुट करके यू विल गेट द आंसर 28.07। ऑलवेज गिव द डिग्री आंसर इन वन डेसिमल प्लेस, 28.1 डिग्री। थीटा आ गया, वंस थीटा आ गया, पी भी मालूम करना है। अब देखो पी का है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, पी बराबर हो जाएगा 2 sin 40, 10 sin 25, 16 cos थीटा, cos थीटा आपने यहां पर रख लेना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एज वेल। पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 19.62।
right? Any problem? In question number 4, it says a car has a mass of 1400 kg when the speed of the car. A car has a mass of 1400 kg when the speed of the car is v meter per second. The magnitude of the resistance to the motion of k is kv meters, kv square Newton, where k is constant. Now this portion is for every portion. This portion of the question. तो कार का मास है 1400 kg, v मीटर पर सेकंड जब इसकी स्पीड है, रेजिस्टेंस टू द मोशन इज kv स्क्वायर न्यूटन है. Where k is constant. The car move with a constant velocity, speed of 24 meter per second up a hill, inclined an angle of alpha to the horizontal. Sin alpha is 0.12. At this speed, the magnitude of the resistance to the motion is 480 Newton. Find the value of k. कह रहे k मालूम करके दिखा दो. तो देखो रेजिस्टेंस टू दी मोशन उसने ऑलरेडी दे दिया 480 न्यूटन, और यहां पर क्या लिखा हुआ था kv स्क्वायर. तो v इज 24. दोनों रेजिस्टेंस टू दी मोशन है ना, वो पार्ट ये जनरलाइज फॉर्म में दी हुई है, पार्ट 1 के हिसाब से दी हुई है. तो यहां पर पार्ट 1 में उसने 480 इसकी वैल्यू दी हुई है, तो मैंने उससे कहा कंपैरिजन कर लिया. अब यहां से बेटा हमारे पास 480 डिवाइड बाय 24 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 5/6. के आ गया 5/6. फाइंड द पावर ऑफ द कार इंजन. कार इंजन की पावर मालूम करनी है. देखो बेटा इधर तो इसने क्लियरली बताया हुआ है कि कार जो है ना, ये देखो इंक्लाइंड सरफेस पर है और ऊपर जा रही है. अल्फा इज एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है. अब कार जब ऊपर जा रही है तो ऊपर इसकी ड्राइविंग फोर्स है और नीचे इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है. ठीक है, बात मैं जरा यहां बना रहा हूं ताकि मैं आपको, अब इसके वेट के कंपोनेंट भी तो होंगे ना. ये इसका वेट का कंपोनेंट देखो, ये वेट और ये वेट, कॉस थीटा वेट साइन थीटा. अब देखो नेट फोर्स, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा बराबर हो जाएगा एम ए के. अब क्योंकि बेटा यहां पर आपके पास कांस्टेंट स्पीड है ए पार्ट 1 और 2 दोनों के लिए, तो बेटा एक्सेलरेशन विल बी 0. दिस एक्सेलरेशन विल बी 0. कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है. ये पूरा 0 हो जाएगा. तो ड्राइविंग फोर्स will be equals to F plus W sin alpha. तो यहां पर बेटा F की वैल्यू 480 है, वेट हमारे पास 1400 इंटू जी, और साइन अल्फा की वैल्यू 0.12 उसने सवाल में दी हुई है. तो ड्राइविंग फोर्स बेटा यहां से आ जाएगी आपके पास 2160. जी की जगह आप 10 लिख देंगे. जब ड्राइविंग फोर्स आ गई तो पावर निकालने का क्या मसला है? ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर आ जाएगी बेटा आपके पास 2160 मतलब है वेलोसिटी 24 51840. Watt is going to be the unit of power. Right? Any problem? Okay, now it says the car now moves at a constant speed. Again, constant speed matlab acceleration 0. On a straight level road, given that its engine is
वर्किंग एज 54 किलोवाट, फाइंड द स्पीड। तो पावर दे दी आपको 54,000 वॉट की। पावर की मदद से हम ड्राइविंग फोर्स निकाल देते हैं। पावर होता है ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी, राइट। तो बेटा पावर हो गई 54 और वेलोसिटी। पार्ट बी में हमें वो वेलोसिटी नहीं पता ना, ठीक है ना। पार्ट ए के लिए रेजिस्टेंस 480 थी, ये पार्ट बी के लिए रेजिस्टेंस पता ही नहीं है हमें। पार्ट ए के लिए यहां पर बेटा वेलोसिटी 24 थी, पार्ट बी के लिए वेलोसिटी नहीं पता। तो हमने क्या करा, हमने बोला देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो है ना हमारे पास क्योंकि इसने यहां पर सवाल की स्टार्टिंग में बोला हुआ है, ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस बराबर किसके होगा, एमए के। नेट फोर्स एमए के बराबर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 हो गई, ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टेंस के बराबर है, और ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो आपके पास ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स बराबर होती है। और के की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ रही थी, व्हाट वाज द के वैल्यू, के वैल्यू वाज 5/6। ठीक है, जब के की वैल्यू आ गई, अब देखो ये आपके पास यहां पर दोनों ड्राइविंग फोर्स है, दिस ड्राइविंग फोर्स, मैंने आर लिख दिया गलती से, दिस वन इज ड्राइविंग फोर्स। दोनों ड्राइविंग फोर्स को आपस में इक्वेट करो, देखो ये हो जाएगा v क्यूब इज इक्वल टू v की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 40.16, एट द एंड v इज 40.2 मीटर पर सेकेंड in 3 same figures, right? Any problem? Moving on, question number 5. A particle of mass 0.8 kg is on a rough plane, 0.8 kg। इसका वेट का कंपोनेंट भी बना ही लेते हैं साथ साथ। तो W cos 28, W sin 28। The particle is kept in equilibrium by a force of magnitude T Newton। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये जब इस फोर्स से बेटा पार्टिकल को खींचा जा रहा है, दिस फोर्स एक्ट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, इस फोर्स एंगल कितना है 35, इसके भी कंपोनेंट्स बना लो। ठीक हो गई बात। द फोर्स एक्ट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन इज 0.2, म्यू की वैल्यू आपको दे दी है। फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी। लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी का मतलब ये कि बेटा आपने इस पार्टिकल को ऊपर जाते हुए भी देखना है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड होगी, ये अपवर्ड मूवमेंट के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी, और डाउनवर्ड के लिए बेटा पार्टिकल की फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, बस ये आपने दिमाग में रखना है, अब दोनों कंडीशन पे काम करना है आपने। अच्छा आर की वैल्यू तो
मैं पहले से निकाल के रख लेता हूं यहां पर, आर विल बी इक्वल टू अगेंस्ट द सरफेस, ये आर होगा, आर प्लस टी साइन 35 इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 28। तो आर की वैल्यू देगी डब्ल्यू कॉस 28 माइनस टी साइन 35। राइट, यार आ गया। म्यू बराबर है एफ ओवर आर के, आर इंटू म्यू बराबर हो गया एफ के फ्रिक्शनल फोर्स 0.2, म्यू की वैल्यू आर, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गई। ये डेटा मैंने पहले से बना लिया। अब हम अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, जब ये पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो नेट फोर्स, बल्कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर टी, डाउनवर्ड फोर्स है डब्ल्यू साइन 28, अपवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डाउनवर्ड होगी, बराबर होगा टी कॉस 35 के, टी कॉस 35 के। यहां पर देखो मैंने फ्रिक्शन फोर्स की जगह 0.2 आर लिख दिया, और फिर यहां पर बेटा मैंने आर की जगह डब्ल्यू कॉस 28 माइनस टी साइन 35 लिख दिया। आर की जगह ये पूरा लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू ऊपर से पिक करके सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। वेट कितना था? 1.0.8 kg मास था, वेट हो जाएगा 8 साइन 28, 0.2 इंटू 8, 8 साइन 28, 1.6 कॉस 28, 0.2 टी साइन 35। यहां से बेटा आपने टी को सब्जेक्ट बनाना है बस। 8 साइन 28, 1.6 कॉस 28, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, टी कॉमन निकाल लें आप, राइट हैंड साइड जाएगा कॉस 35 प्लस 0.2 साइन 35 हो जाएगा। सब राइट हैंड साइड पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। टी की वैल्यू 5.534, टी आ गया बेटा 5.53 न्यूटन। वंस टी आ गया, अब ये तो एक वैल्यू आ रही है ना, हमें तो दूसरी वैल्यू भी निकालनी है दूसरी कंडीशन पर, जब डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड जा रहा है तो आप देखो यहां पर डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? डब्ल्यू साइन 28 डाउनवर्ड, टी कॉस 35 भी अपवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपवर्ड हो जाएगी। तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स बराबर रख दिया मैंने, डब्ल्यू साइन 28 और टी कॉस 35 अपवर्ड, टी कॉस 35, और फ्रिक्शनल फोर्स भी अपवर्ड थी। मैंने वेट की जगह 8 लिख दिया, टी एज रहने दिया मैंने, वो तो निकालना है मुझे। फ्रिक्शनल फोर्स देगी 0.2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है डब्ल्यू कॉस 28 टी साइन 35। डब्ल्यू की जगह मैं 8 लिख रहा हूं यहां पर डायरेक्टली, 8 कॉस 28 माइनस टी साइन 35।
देखो 8 sin 28 इन दोनों टर्म्स में से बेटा मैंने t कॉमन निकाल लेना है. I'll get cos 35 minus 0.2 sin 35. 1.6 cos 28 को तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ गया मैं. तो एट दी एंड यहां पर t सब्जेक्ट बन जाएगा. t विल बी 8 sin 28 1.6 cos 28 divided by cos 35 minus 0.2 sin 35. At the end, we'll get the tension over here 3.326. तो लीस्ट वैल्यू आ गई आपके पास. ये छोटी वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास 3.33 न्यूटन अप टू 3 सेंटीफिगर्स. तो अपवर्ड के लिए बेटा ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और ये आपके पास मिनिमम वैल्यू. राइट, मैक्सिमम मिनिमम हमने यहां पर बता दिया. अब देखो, in this question they are saying 3 particle A, B, C of mass 5 kg, 1 kg and 2 kg. इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं समझाने के लिए, फिर हम इसको कहीं मूव कर लेंगे. 3 पार्टिकल्स हैं, मास है 5, मास है 1, मास है 2 kg. ये पार्टिकल है A, B, C. ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना दिया इनको. lie at a rest in that order on a straight smooth horizontal track XYZ. ये X है, ये Y है, ये Z पर, ये XYZ ट्रैक पर लाई कर रहे हैं. Initially A is X, B is at Y and C is at Z. वही मैंने यहां पर बनाया है. Particle A is projected towards B with a speed of 6 meter per second. Particle A B की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. At the same instant C is projected towards B. Particle C जा रहा है B की तरफ with a speed of V meter per second. Particle B रेस्ट पर है अभी. याद रहे पार्टिकल B किस पर है? रेस्ट पर है. In subsequent motion, A collide and coalesce with B to form a particle D. हुआ क्या कि मैं यहां पर आपको बताऊं, यही पूरी डायग्राम में कॉपी कर रहा हूं और आपको समझाने के लिए. व्हाट दे आर सेइंग कि A B के साथ जाकर टकरा गया. देखो ये जा रहा है, A जा रहा है, A B के साथ जाकर टकरा गया. अब ये बन गया D पार्टिकल. क्या बन गया? और इसका मास कितना हो जाएगा? 6 kg. मास कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा. ठीक है. Then particle D collides and coalesces C to form particle E and E moves towards Z. अब देखो यहां पर है ना, आपने एक बात समझनी है अभी आगे बढ़ने से पहले, यानी अभी मुझे आपको ये रीड करवाना है, ये रहता है अभी, लेकिन उससे पहले आपने मेरी बात समझनी है. वो बात क्या समझनी है, मैं आपको एक बात समझा दूं जरा. देखें, पार्टिकल ए आ रहा है बी की तरफ और पार्टिकल सी भी आ रहा है बी की तरफ. ये आ रहा है. ठीक है. पार्टिकल ए जल्दी बी की तरफ पहुंच गया और वो कोलेस कर गया. जल्दी बी की तरफ पहुंच गया और क्या कर गया? कोलेस कर गया. अब पार्टिकल ए तो बी के साथ आकर कोलेस कर गया और डी बन गया, लेकिन सी पूरा तो नहीं आ पाया. सी तो अभी यहां रास्ते पे ही था. सी ने भी तो डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा ना यहां से यहां तक. सी भी रास्ते पर ही है. ठीक हो गई बात. सी अभी थोड़ा सा लेफ्ट साइड आया है, बी की तरफ अप्रोच करा है. ये नहीं कि अपनी जगह पे था, अप्रोच करा है. ये बात आपने दिमाग में रखनी है. अब पढ़े फिर से. पार्टिकल डी देन कोलाइड्स एंड कोलाइड्स विद सी.
अब पार्टिकल डी और सी का कोलिजन हुआ, पार्टिकल डी और सी का कोलिजन हुआ। अब ये भी तो ऐसी बात है, मूव करके आगे जा रहे होंगे, ये कोलाइड करे और इनका कोलिजन हुआ, वापस से कोलेप्स हो गए। ये कोलेप्स कर गए, ये मास हो गया 8 kg, और अब ये मूव टूवर्ड्स जी कर रहे हैं, ये आपके पास जी पॉइंट, ये मूव टूवर्ड्स जी पॉइंट कर रहे हैं। तो आपको क्या ये पूरा सिनेरियो समझ में आया? हो क्या रहा था? ए बी की तरफ जा रहा था, सी भी बी की तरफ जा रहा था, ए बी से कोलाइड कर गया, लेकिन सी अभी कोलाइड नहीं करा, सी थोड़ा सा आगे आ गया लेकिन कोलाइड नहीं करा। अब जब ये डी बन चुका है, अब डी और सी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ई बन गया, अब ये वापस से राइट साइड मूव कर रहे हैं जेड की तरफ। दिस इज द होल सिनेरियो। नाउ दे आर टेलिंग यू शो दैट आफ्टर सेकंड कोलिजन द स्पीड ऑफ ई इज 15 माइनस वी अपॉन 4। सेकंड कोलिजन, आफ्टर सेकंड कोलिजन। देखो अभी मैं एक एक करके सवाल को कॉपी करता हूं। यहां पर आप देखो बेटा, सेकंड कोलिजन कब है? जब ए बी के साथ टकराया, ये फर्स्ट कोलिजन। जब डी सी के साथ कोलाइड करा है तो सेकंड कोलिजन है। यानी वो आपसे ई की स्पीड पूछ रहा है, सेकंड कोलिजन के बाद ई की स्पीड क्या होगी। अब मुझे बैकवर्ड जाना है, मुझे देखना है भाई सी की स्पीड कितनी है। सी तो स्पीड पे आ रहा है, सी की स्पीड क्या है हमारे पास? सी की स्पीड है बेटा हमारे पास v मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए की स्पीड क्या है बी के साथ टकराने पर? दैट 6। तो बी क्या है हमारे पास? 0। बी की स्पीड कितने है? अभी 0 है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूं देखो 5 इंटू 6 1 इंटू 0 सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 6 इंटू वेलोसिटी ऑफ डी। डी की वेलोसिटी मुझे नहीं पता भाई। जब ए बी के साथ टकराया तो ये डी बन गया, तो डी की वेलोसिटी कितनी है हमें नहीं पता। ये फर्स्ट कोलिजन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट कोलिजन। तो 6 5 30 जो गया 6 इंटू डी वी डी, और देखो वेलोसिटी ऑफ डी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो देखो v की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब ये डी सी के साथ टकराया, सी लेफ्ट साइड पर आ रहा है, डी राइट साइड पर जा रहा है, ये आपस में टकराए। अब सेकंड कोलिजन होगी। देखो सेकंड कोलिजन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब देखो सेकंड कोलिजन में डी राइट साइड जा रहा है, सी लेफ्ट साइड आ रहा है। डी का मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और सी का मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव साइड होगी क्योंकि लेफ्ट साइड आ रहा है वो। आफ्टर कोलिजन 8 इज द मास, क्योंकि वो ई पॉइंट बन गए, ई ऑब्जेक्ट बन गया वो, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, वो हमें मालूम करके दिखानी है, वेलोसिटी ऑफ e। तब देखो ये जगह 6 5 30 माइनस 2v अपॉन 8, ऊपर से बेटा अगर आप न्यूमरेटर से अगर आप 2 कॉमन निकाल लो, फिफ्टीन माइनस वी अपॉन 4 वेलोसिटी ऑफ e आ गया। ठीक हो गई बात? अब देखो यहां से वो आपसे कह रहा है टोटल लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू द टू कोलिजन इज 63 जूल्स। यूज द रिजल्ट फ्रॉम ए टू शो दैट v इक्वल्स टू 3। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है? 63। हम भी निकालते हैं, इसने हिंट दिया हुआ ना। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियली तो ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और सी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। ए ऑब्जेक्ट की बेटा काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv स्क्वायर, हाफ
एम वी स्क्वायर, और सी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, बी तो मूव ही नहीं कर रहा था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर, यार 90 प्लस वी स्क्वायर इनिशियल। अब मुझे बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में तो बेटा हमारे पास सिर्फ डी ऑब्जेक्ट बन गया था ना, ई ऑब्जेक्ट बन गया था। ई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 8, इसकी वेलोसिटी 15 माइनस वी अपॉन 4 होल स्क्वायर हो गई। लॉस किस तरह हो जाएगा ये? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 हो गया, 16, 15 माइनस वी होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये। तो देखो इनिशियली आपकी काइनेटिक एनर्जी है 90 प्लस वी स्क्वायर, लॉस हो जाएगा क्योंकि वो टकराया है बस, तो बेटा लॉस इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया मैंने, और इसको बराबर रख दिया 63 के। वंस अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो बेटा आपके पास यहां पर v की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। विल गेट द वैल्यू ऑफ v, ये हो जाएगा 360 प्लस 4v स्क्वायर माइनस 30v, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, 360 प्लस ये देगा 4v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 3v स्क्वायर, और दिस इज गोइंग टू बी प्लस 30v, एट द एंड ये हो जाएगा हमारे पास 117 इक्वल टू 0। अब आप इसमें से मिडिल टर्म ब्रेक करें, you'll get the velocity is equal to 3 and minus 13, तो velocity will be 3 over here, हमने प्रूफ कर दिया, v की वैल्यू हमने प्रूफ कर दी 3 आ रही है, ठीक है ना। Now in part C it is given that the distance xy is 36 meter and the distance yz is 90 meter, 98 meter. Find the time between the two collision. कह रहा है दो कोलिजन के दरमियान टाइम बता दें आप। आपको यहां पर डायग्राम पे जरा फोकस करना पड़ेगा। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 36 है, और ये 98 है। देखो ए जब बी पर गया तो उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया 36 मीटर, और फर्स्ट कोलिजन हो गई, फर्स्ट कोलिजन। तो आपके पास टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो टाइम डिस्टेंस कितना था 36, स्पीड कितनी थी ए की, बी के साथ कोलिजन पे जाने के लिए 6, तो टाइम आ रहा है 6 सेकेंड्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो उतना ही टाइम सी को यहां पर आने में लगा, ऑब्वियसली इतना ही टाइम में सी यहां पर आया होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी सेकंड कोलिजन नहीं हुई, अभी सेकंड कोलिजन नहीं हुई, अभी डी और सी आपस में टकराएंगे तब सेकंड कोलिजन होगी। अब सी जब यहां पर आ गया, इधर मूव कर गया थोड़ा, तो कितना डिस्टेंस मूव कराई है? तो मैंने ये देखा कि इसने डिस्टेंस होता है, मैं सी की बात कर रहा हूं यहां पर, और यहां पर ए बी के साथ कोलाइड कर रहा था, अब ये सी की बात कर रहा हूं, सी जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, स्पीड इनटू टाइम
स्पीड कितनी थी सी की, v, और टाइम कितना था, 6 सेकंड्स लिया है ना अभी इसने ए को बी को टकराने के लिए। बेटा हमारे पास एक्स से वाई जाने के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं, तो सी यहां से यहां पर आया तो कितना टाइम लगा, 6 सेकंड्स लगा। सो इसने बेटा v की वैल्यू 3 थी, 3 इंटू 6, 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब आप मुझे बताओ, अब बी और सी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी एंड सी नाउ। तो 98 में से बेटा 18 माइनस कर दोगे तो विल गेट 80 मीटर, ठीक है ना। अब डी का डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस हो जाएगा बेटा v इंटू टी, और सी का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, v इंटू टी। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इन टाइम, डी की वेलोसिटी है 5, टाइम हमें नहीं पता कितने टाइम में ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। और सी की वेलोसिटी बेटा हमारे पास 3 है, वो तो हम v तो निकाल चुके हैं, सी तो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना, टाइम कितना है हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के डिस्टेंस का सम 5t प्लस 3t बेटा हमारे पास 80 हो गया। दोनों का डिस्टेंस का सम कितना है, 80। दोनों कितना ट्रैवल करेंगे, सी लेफ्ट साइड पर आएगा, डी राइट हैंड साइड आएगा, दोनों का डिस्टेंस का सम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां से बेटा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। राइट तो अब आप मुझे बताओ फाइनल टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। तो देखो बेटा ए से बी जाने पर एक तो ये टाइम है, और सी को डी के साथ टकराने पर बेटा एक हमारे पास ये टाइम है 10 सेकेंड्स। हमने दो कॉलिजन के दरमियान टाइम बता दिया, ए से बी ये रहा, और डी से सी हमारे पास बेटा कॉलिजन में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 10 सेकेंड्स। दो आपके आंसर आने हैं यहां पर। फिर पार्ट 2 दे आर आस्किंग यू find the time between the instant that A is projected from X and the instant that E reaches C. अब देखो A B पर गया, 6 सेकंड्स लगे, C और D आपस में टकराए, इनको टाइम लगा 10 सेकंड्स। अब टकराने के बाद E वापस से Z की तरफ जा रहा है, तो इसको E से Z जाने में कितना टाइम लग रहा है, असल कहानी है E से Z जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि E Z के साथ जब जा रहा है, Z की तरफ जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस बता दो, टाइम निकाल लेंगे हम लोग। अब मैंने करा क्या, मैंने बोला ठीक है अब ये डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, अब हम लोग ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं पता, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ई से सी जाने का डिस्टेंस कितना है भाई, ये सी डी आपस में टकराए होंगे, सी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, डी राइट हैंड साइड पे जा रहा है, दोनों ने मिलाकर 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो टकराए कब ये, उस डिस्टेंस क्या था जब ये टकराए थे। तो देखो मैंने बोला जब डी, अगर मैं डी की बात करूं ना, डी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डी ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, डी का होगा वी इंटू टी। डी की वेलोसिटी मुझे पता है 5 है, टाइम उसने 10 सेकंड्स लिया टकराने के लिए, जो हमने पहले निकाला भी यहां पर 10 सेकंड्स, ये हो गया 50 मीटर। तो ये एक्स वाई के दरमियान डिस्टेंस कितना था, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना था, देखो डी यहां पर टकराने, ए से बी कोलाइड कर गए, ये बी पॉइंट, ये मैं वाई पॉइंट पर हूं, वाई से आगे, वाई से आगे ये डी ने कितना ट्रेवल करा, वाई से आगे डी ने ट्रेवल करा 50 मीटर। तो 98 माइनस 50 मीटर पे वो आपस में कोलाइड कर गए थे। 98 माइनस 50, सेकंड कोलिजन 50 मीटर के बाद हुई, वाई के बाद 50 मीटर, 98 माइनस 50 कितना हो गया, 48 मीटर। यानी अब यहां पर 48 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना बाकी है। ठीक हो गई बात। अब यहां पर ई ने आगे 48 मीटर से डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितने टाइम में करेगा, कितने टाइम में करेगा। तो देखो हमारे पास टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस है 48, ई की स्पीड कितनी है
ई की स्पीड क्या है? देखो हमने v की वैल्यू निकाली थी 3, ये ई की स्पीड बता रहा हूं, v की वैल्यू 3 थी, राइट? 15 माइनस 3 12, 12 अपॉन 4 3 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ई 15 माइनस v अपॉन 4 थी, 15 माइनस, तो वेलोसिटी ऑफ ई बेटा हमारे पास कितना आ रहा है? 3। तो ये टाइम कितना आ जाएगा? 48 डिवाइड बाई 3, 16। यहां पर बेटा मैंने टोटल टाइम निकाल लिया, ये आ रहा है टोटल टाइम, and that total time is going to be 32 seconds. ठीक है ना? टोटल टाइम कितना आ गया? 32 seconds आ गया। In this question, they are asking you two particles P and Q of masses 2.5 kg and 0.5 kg respectively are connected by a light inextendable string that passes over a small smooth pulley fixed at the top of the plane inclined at an angle of 30 degree. सब कुछ लिखा हुआ भी है और ऊपर मेंशन भी करा हुआ है। Particle P is on the plane and Q hangs below the pulley such that the level of Q is 2 meter below the P. ये इन दोनों के दरमियान हाइट दी हुई है, वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है, P is 2 meter below the Q is 2 meter below the P. The particle P is released from the rest and the string taut and sliced down the plane. पार्टिकल P की तरफ से आप नीचे आ रहे हो, है ना? ये बात इससे मेंशन कर दी है, यानी यहां से आप ऊपर जा रहे हो। The plane is rough with the coefficient of friction between the plane and P is 0.2. अब देखो यहां पर सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि ये इसका वेट का कंपोनेंट थोड़ा सा छोटा ही, दिस इज 30, ये W cos 30 हो जाएगा, W sin 30 हो जाएगा, राइट? ये हो जाएगा आपके पास R, इधर वेट हो जाएगा W, इधर की टेंशन, इधर टेंशन ये रही, ठीक हो गई बात? अब R बराबर किसके होगा? सबसे पहले तो ये देखो R बराबर है W cos 30 के, W जगह 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 25 cos 30, R आ गया 25 रूट 3 अपॉन 2 के, ये R आ गया। म्यू की वैल्यू F ओवर R होती है, R इंटू म्यू फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, R की वैल्यू बेटा 25 रूट 3 अपॉन 2, म्यू की वैल्यू 0.2। तो यहां से बेटा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स भी निकल कर आ जाएगी, विच इज 5 रूट 3 अपॉन 2, ठीक है ना? ये दो डेटा साहब आपके पास निकल कर आ गए। अब हम बात करते हैं क्यू की। क्यू पे देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो टेंशन माइनस वेट एम ए के बराबर हो जाएगा। वेट हो गया 5, अब पी की बात करते हैं। W sin 30 डाउनवर्ड माइनस टेंशन, और क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपवर्ड होगी, तो W sin 30 डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे ही आ रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस टेंशन एम ए के बराबर।
तो W की जगह 25, टेंशन तो हमें नहीं पता, फ्रिक्शन फोर्स पता है हमें 5√3/2, मास हो गया 2.5, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें आप। व्हेन यू ऐड दिस इक्वेशन तो T कैंसिल हो जाएगा, प्लस T माइनस T कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख लो, -5 प्लस 25 sin 30 -5√3, सब ऐड हो जाएगा ना हमारे पास। 25 sin 30 5√3/2 और -5, 0.5a प्लस 2.5a, ये हो जाएगा 3a। यहां से यू विल गेट द एक्सेलरेशन 1.056, और यू कैन से 1.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? दे आस्क यू फॉर द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैंने मालूम कर ली। नॉन पार्ट बी, फॉर पार्ट बी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक वेक्टर, मतलब आपने ब्रेकिंग करनी है इसमें वैल्यूज को थोड़ा सा। तो दिस फोकस ऑन दिस के पहले तो कह रहा है यूज एनर्जी मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन दे आर एट द सेम हाइट, व्हेन दे आर एट द सेम हाइट, सेम वर्टिकल हाइट। देखो बेटा, थिंग इज कि ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, इस बात को जरा समझेगा, पी पार्टिकल नीचे आ रहा है, राइट? तो जितना पी पार्टिकल लेट से नीचे आ रहा है उसको मैं वाई कह रहा हूं, उतना ही क्यू पार्टिकल ऊपर जाएगा, उसको मैं वाई, उसको भी वाई कहूंगा मैं। अब जब पी पार्टिकल नीचे आएगा तो देखो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस ये रहा और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहा, ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको मैं एक्स कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अभी छोड़ दें इसको, लेकिन मैं एक्स कह रहा हूं, हमें वर्टिकल से ताल्लुक है ना, इसको मैं एक्स कह रहा हूं, इसको मैं वाई नहीं कह सकता क्योंकि ये वाई डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है नीचे, एक्स। अब दोनों लेट से सेम हाइट पर आ गए, दोनों दोनों सेम हाइट पर आ गए, दोनों क्या आ गए, सेम हाइट पर, दे बोथ आर एट द सेम हाइट। अब कह रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकाल के दिखा दो जब सेम हाइट पर हैं तो। मेरा ठीक है, एक बात जरा समझो, मुझे बताओ यहां पर एंगल कितना होगा, सर ये भी 30 डिग्री होगा। तो मैंने लिखा है यहां पर sin 30 अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स और वाई, sin 30 होता है 1/2, तो y इन टर्म्स ऑफ x एक इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन ये आ गई मेरी। दूसरी क्वेश्चन बताइएगा, गौर से देखकर सोचिएगा थोड़ा। अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये x प्लस वाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है ना, 2 के बराबर होगा, दोनों अब यहां पर सेम डिस्टेंस पर आ गए। मैं ये नहीं कह रहा एक्स और वाई बराबर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, दोनों सेम हाइट पर आ गए, जमीन से दोनों सेम हाइट पर है, तो इसने एक्स मूवमेंट करी, इसने वाई मूवमेंट करी, क्या पता इसने 0.9 ट्रेवल कराओ नीचे, इसने 1.1 ट्रेवल कराओ ऊपर, लेकिन दोनों का सम 2 के बराबर होगा ना, दोनों का सम ये 2 के बराबर होगा। तो हमने यहां पर y को सब्जेक्ट बनाया 2 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 2/3, और y की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं 4/3 हो जाएगी।
अब हमें जब ये एक्स और वाई पता चल गए, इससे मुझे पता चल गया कि भाई वाई ने कितना मूवमेंट करा, एक्स ने, ये वाई कितना ऊपर गया, कितना डिस्टेंस ऊपर मूव करेंगे लोग, ये जाना बहुत जरूरी था। वो इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है हमें। भाई काइनेटिक एनर्जी में तो मसला नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पी ने नीचे मूव करा, उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, दोनों रेस्ट पोजीशन पे थे पहले, दोनों पहले क्या थे, रेस्ट पोजीशन पे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो मास कितना है इसका 2.5, वेलोसिटी कितनी है इसकी, हमें वही तो नहीं पता, दोनों की वेलोसिटी लेकिन सेम होगी। इसी तरह बेटा अगर आप क्यू की बात करो, तो क्यू की भी वेलोसिटी वही होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसका मास कितना है 0.5, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये आ रहा है बेटा सिंप्लीफाई करने पर 3/2 वी स्क्वायर, पूरे सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 3/2 वी स्क्वायर, पी और क्यू को मिलाकर। अब हाइट में चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं पी की बात करूं तो एम जी एच माइनस एच नॉट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पी का मास 2.5, जी की वैल्यू 10, एच माइनस एच नॉट कितना है, देखो अगर हम पी की बात करें ना, पी का हाइट डिफरेंस है एक्स, यानी 2/3, और पी नीचे आ रहा है, तो ये -2/3 हो जाएगा, ये हाइट डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस है एक्स, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, -x लिख दिया मैंने यहां पर, ये देखो 25, ये देखा -50/3, ये इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव में हो रही है। और क्यू कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एच नॉट, मैंने उसकी हाइट के डिफरेंस को y कह दिया था, ये कितना ऊपर गया था, इसकी हाइट में चेंज कितना हुआ था, y हाइट बढ़ गई थी, इसलिए पॉजिटिव y की वैल्यू क्या आ रही है 4/3, तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास कितना आ रहा है 20/3 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -50/3 + 20/3, यू गॉट 10 जूल्स। अब आते हैं एनर्जी इक्वेशन यूज करते हैं। एनर्जी इक्वेशन यूज करने से पहले वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल लेता हूं, रेजिस्टेंस भी निकाल लेता हूं। रेजिस्टेंस फोर्स इंटू डी, रेजिस्टेंस फोर्स हमारे पास कितनी आ रही थी 5√3/2, और ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे जा रहा है, ये वाई डिस्टेंस नीचे जा रहा है, यानी 4/3, तो फ्रिक्शनल फोर्स थी 5√3/2 इंटू 4/3, एट दी एंड यूल गेट 10√3/3, ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया। अब मैं एनर्जी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स या पुलिंग फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस, तो पुलिंग फोर्स तो कोई है नहीं, 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 3/2 वी स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ था हमने, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही थी 10 जूल्स, वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 10√3/3, अच्छा ये -10 जूल्स आ रहा था, एट द एंड फ्रॉम हियर यूल गेट द वैल्यू ऑफ v, अब आपने v को सब्जेक्ट बनाना है,
and you will get the value 1.678 meter per second or 1.68 meter per second. Right? ये velocity आ गई. So this was your last question. ठीक है? I'll see you in the next class tomorrow. Take care.